गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर में मौर्य साम्राज्य का अध्ययन करेंगे। मौर्य साम्राज्य कई दृष्टियों से एक महत्वपूर्ण साम्राज्य के रूप में जाना जाता है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को सही अर्थों में भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट माना गया है, जिसकी ऐतिहासिकता व प्रामाणिकता से ब्राह्मण, जैन, बौद्ध साहित्य, इनके साथ साथ यूनानी इतिहासकारों के भी स्रोत उपलब्ध होते हैं। सामान्यतः कालक्रम और तिथिक्रम के विवेचन की दृष्टि से भारतीय इतिहास विभक्त है, अलग अलग भागों में बटा हुआ है। लेकिन मौर्य साम्राज्य के आगमन के साथ ही भारतीय इतिहास का जो अपेक्षाकृत निश्चित तिथिक्रम है वो दिखाई देता है। इसे यूं कहा जा सकता है कि भारतीय इतिहास अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। मौर्य साम्राज्य का महत्व इस दृष्टि से भी है कि पहली बार भारतीय इतिहास में किसी विदेशी शक्ति को पराजय करने का श्रेय इस वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को ही है। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ बैक्ट्रिया, बेबीलोनिया का शासक सेल्यूकस न केवल पराजित होकर लौटा, बल्कि उसे अपने महत्वपूर्ण प्रांत एरिया, अराकोशिया, जेड्रोसिया, पेरोपोनेसिया चंद्रगुप्त मौर्य के पक्ष में समर्पित करने पड़े। भारतीय इतिहास के प्रथम एवं अंतिम विस्तृत साम्राज्य के निर्माण का श्रेय भी मौर्य साम्राज्य को ही है। इस समय देश की सीमाएं पश्चिमोत्तर में हिंदुकुश से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तथा पश्चिम में बलूचिस्तान से लेकर पूर्व में बांग्लादेश तक विस्तृत थीं। इस साम्राज्य के विषय में इतिहासकार V.A. स्मिथ ने लिखा है कि भारत के इस प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने उस वैधानिक सीमा को प्राप्त किया जिसके लिए महान मुगल तड़पते रहे और अंग्रेज जीवन भर आहें भरते रहे। विदेशों के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित करने की परंपरा भारतीय इतिहास में पहली बार मौर्यों के साथ दिखाई देती है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय से सेल्यूकस का प्रतिनिधि मेगस्थनीज, बिंदुसार के समय एंटियोकस फर्स्ट का प्रतिनिधि डिमेकस तथा बिंदुसार और अशोक के शासक तालेमी सेकंड का प्रतिनिधि डायनोसियस मौर्य दरबार में उपस्थित थे। यद्यपि मौर्य शासकों ने किसी को बाहर भेजा या नहीं भेजा, इसका कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। सुव्यवस्थित और कुशल प्रशासन तंत्र के प्रारंभ का श्रेय भी मौर्य साम्राज्य को ही है। कौटिल्य के निर्देशन में एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की गई जो राज्य की सुदृढ़ता और व्यक्ति के लिए आधारित थी। भारतीय इतिहास में अभिलेख की परंपरा, कलात्मक उन्नयन और बौद्ध धर्म के रूप में भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार जैसे साक्ष्य भी इसी समय से ज्ञात होते हैं। इस वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, जिसके अनेकों नाम व परंपराएं मिलती हैं। यूनानी इतिहासकारों ने इनका नाम एंट्रोकोटस, सेंट्रोकोटस, सेट्रोकोप्टस आदि बताया है। इन नामों का समीकरण सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य के साथ विलियम जोन्स ने किया था।
भारतीय मुद्रा राक्षस में अपने इस नाम के अतिरिक्त वृषल, वृषभ एवं चंद्र भी इसे कहा गया है। अभिलेखों में चंद्रगुप्त का नाम सबसे पहले रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है और साहित्य में पतंजलि के महाभाष्य में प्राप्त होता है। मौर्यों की उत्पत्ति के विषय में विभिन्न मान्यताएं हैं। जैसे नंबर 1, पुराणों में नंदों को शूद्रा गर्भोद्भव कहा गया है तथा इसके बाद यह उल्लेख है कि इसके आगे के राजा शूद्र होंगे। बाद में कौटिल्य नामक ब्राह्मण इस स्थिति का उद्धार करेगा और चंद्रगुप्त का अभिषेक करेगा। इससे यह संकेत मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य उच्च कुलीन था। विष्णु पुराण के टीकाकार रत्नगर्भ ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा नंद की वृषलात्मजा शूद्रा रानी मुराग पुत्र बताकर मौर्यों को शूद्र सिद्ध किया है। दूसरा है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है वृषल, कुलीन एवं अप्रथित कुल। मुद्रा राक्षस के टीकाकार दंडीराज ने सर्वार्थ सिद्धि नामक राजा की वृषलात्मजा रानी मुरा का पुत्र। मार्कंडेय पुराण में मौर्यों को असुर बताया गया है। यद्यपि अर्थशास्त्र में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन अप्रत्यक्ष साक्ष्य के आधार पर चंद्रगुप्त मौर्य का क्षत्रिय या उच्च कुलीन होना पुष्ट होता है। विभिन्न बौद्ध ग्रंथों महावंश टीका, दिव्यावदान, महाबोधि वंश, महापरिनिर्वाण सूत्र आदि में भी मौर्यों को स्पष्ट रूप में क्षत्रिय कहा गया है। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त मौर्य को मयूर पोषकों के सरदार की पुत्री का पुत्र बताया है। कर्टियस, डियोगेरस व प्लूटार्क ने नंदों की निम्न उत्पत्ति का उल्लेख किया है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के नहीं बल्कि इनके विवरणों से तो यह संकेत मिलता है कि वह उच्च कुलीन रहा होगा। इतिहासकार जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की हम्बल ओरिजिन अर्थात मामूली घराने का बताया है। इतिहासकार D.P. स्पूनर ने चंद्रगुप्त मौर्य को फारसी बताया है। तो ये साक्ष्य चंद्रगुप्त मौर्य को अलग अलग जातियों में विभक्त करते हैं। इसके पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य की विजय, यूनानियों का निष्कासन व पंजाब पर अधिकार, इस विषय पर अपन बात करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों के विषय में जो हमारे पास में साक्ष्य उपलब्ध हैं, उनके आधार पर ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त और चाणक्य अर्थात कौटिल्य ने दोनों का ही प्रमुख उद्देश्य था कि नंद वंश का विनाश कर दिया जाए और मगध के राज सिंहासन पर अधिकार करना है। इतिहासकारों में इस बात पर मतभेद भी हैं
कि चंद्रगुप्त ने पहले पंजाब पर अधिकार किया अथवा मगध पर। डॉक्टर स्मिथ और डॉक्टर रायचौधरी आदि का विचार यह है कि चंद्रगुप्त ने पहले मगध पर विजय प्राप्त की थी, उसके बाद उसने पंजाब पर अधिकार किया। किंतु डॉक्टर स्मिथ और डॉक्टर रायचौधरी के मत की पुष्टि ऐतिहासिक साक्ष्यों से नहीं होती है। ब्राह्मण और बौद्ध ग्रंथों से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त ने पहले पंजाब पर अधिकार किया। टॉमस व हेवल आदि इतिहासकार भी इसी बात को मानते हैं कि पहले पंजाब पर विजय प्राप्त की थी, किंतु विभिन्न अन्य स्रोतों के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रगुप्त और चाणक्य ने पहले मगध राज्य पर पराजित किया, किंतु इस आक्रमण से उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई तो चंद्रगुप्त ने सिकंदर से मिलकर उसे नंद राजा के विरुद्ध भड़काया था। चंद्रगुप्त का विचार ये था कि सिकंदर नंद राजा को परास्त कर जब स्वदेश लौट जाएगा तो वह परिस्थितियों के से लाभ उठाकर और मगध पर अधिकार कर लेगा। इतिहासकार प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त सिकंदर से इसी उद्देश्य से मिला था, किंतु चंद्रगुप्त की अहंकारी बातों से सिकंदर इतना नाराज हो गया कि उसने चंद्रगुप्त के वध करने की आज्ञा दे दी थी, किंतु चंद्रगुप्त किसी प्रकार वहां से भागने में सफल हो गया था। इस योजना के असफल हो जाने पर उसने पंजाब पर अधिकार कर लिया और उसके पश्चात मगध पर किया। इसके पश्चात है मगध पर आक्रमण, प्रथम आक्रमण। मगध पर चंद्रगुप्त और चाणक्य द्वारा किए गए प्रथम आक्रमण के विषय में एक साहित्यिक ग्रंथ महावंश में लिखा है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक शक्तिशाली सेना तैयार करके दी। तब उन्होंने ग्रामों व नगरों को विजित करना प्रारंभ किया, किंतु वहां के लोगों ने चंद्रगुप्त की संपूर्ण सेना को घेर लिया और उसका विनाश कर दिया। किसी प्रकार चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों भागने में सफल हो गए और अपना भेष बदलकर वह इधर उधर घूमते रहे। तभी एक महावंश में एक वर्णन आता है कि जब वो भेष बदलकर घूम रहे थे तो एक घर में गृह स्वामिनी अपने बच्चे को खाना खिला रही थी। बच्चा रोटी के बीच के भाग को खा रहा था। तभी उसकी माता उसे समझाती है कि तुम्हारा यह कार्य चंद्रगुप्त के ही समान है। चंद्रगुप्त के समान है। इस बात पर बच्चे ने ये पूछा अपनी माता से कि चंद्रगुप्त ने क्या किया था कि मैं क्या कर रहा हूं। तब उसकी माता ने बच्चे को समझाया, तुमने रोटी के किनारे के भाग को पहले खाने के स्थान पर पहले बीच के भाग को खाया, जिससे तुम्हारा मुंह जल गया। इसी प्रकार चंद्रगुप्त ने सीमा प्रांतों को अपने अधिकार में किए बिना ही राज्य के मध्य भाग पर आक्रमण किया है, जिससे जनता उसके विरुद्ध हो गई है और सीमा प्रांत से आक्रमण करके उसकी सेना का विनाश कर दिया। इस वार्तालाप को सुनकर चंद्रगुप्त को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने अपनी योजना में परिवर्तन करके पहले पंजाब पर आक्रमण की योजना बनाई। यूनानी शासन को समाप्त करना और पंजाब पर अधिकार करना। चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों की मगध पर अधिकार करने की नवीन योजना बनी, जिसके अंतर्गत प्रथम चरण में पंजाब पर
पंजाब पर अधिकार करना था। पंजाब पर अधिकार करने के लिए वहाँ से यूनानियों को निष्कासन आवश्यक था, क्योंकि सिकंदर की विजयों के परिणाम स्वरूप पंजाब के एक बड़े भूभाग पर यूनानियों का अधिकार हो गया था। चंद्रगुप्त और चाणक्य के द्वारा अपनी योजना में सफलता प्राप्त करने के लिए धन, सेना, जनमत और राजकीय मित्रता अत्यंत आवश्यक थी। अतः उन्होंने पहले इसी ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। धन प्राप्ति के प्रयास किए गए। महावंश टीका के अध्ययन से ज्ञात होता है कि चाणक्य ने विंध्याचल के वनों में जाकर धन एकत्रित किया था। अन्य ग्रंथ है परिशिष्ट पर्वन, इससे भी ये कथन की पुष्टि होती है। सेना एकत्रित करना। चंद्रगुप्त की सेना के विषय में विभिन्न स्रोतों से ये पता चलता है कि चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों ही विभिन्न स्थानों से सेना एकत्रित करने के उद्देश्य से निकल पड़े थे। महावंश टीका के अनुसार तक्षशिला में चंद्रगुप्त की शिक्षा समाप्त हो जाने के बाद यह कार्य किया गया। अब इस कार्य के लिए उन्होंने सेना एकत्रित की। इतिहासकार जस्टिन लिखते हैं कि चंद्रगुप्त ने स्थानीय निवासियों को अपनी सेना में भर्ती करके एक सेना तैयार की थी। ये जो स्थानीय निवासी थे, इनको इतिहासकार जस्टिन ने लुटेरे कहा है। इतिहासकार मैककिंडिल के अनुसार लुटेरे शब्द से अभिप्राय उन गणतांत्रिक जातियों से था जिनका पंजाब में उस समय बोलबाला था। इन्हें अराटक, राजा रहित कहा जाता था। इतिहासकार रीज डेविड्स ने भी इसी प्रकार का मत व्यक्त करते हुए लिखा है कि जिस सेना के बल पर चंद्रगुप्त ने धनानंद को परास्त किया था, उसका मूल आधार पंजाब से भर्ती किए गए सैनिकों पर था। उस समय पंजाब में इस प्रकार की सेना के लिए उपयुक्त जातियों की कोई कमी थी नहीं। पंजाब को समस्त गणतांत्रिक जातियों और राज्यों और वहाँ के साधारण निवासियों में जो बहुमूल्यक सैनिक सामग्री और साधन जो हो निहित क्षमताएं थीं और संभावनाएं थीं, वो प्रचुर मात्रा में, बड़ी मात्रा में उपलब्ध थी। इसका लाभ उठाने तथा एक बार पुनः उपयोग करने का जो श्रेय है वो चाणक्य तथा चंद्रगुप्त की मेधावी प्रतिभा को प्राप्त होता है। जनमत प्राप्त करना। सिकंदर द्वारा जिन राज्यों पर विजय प्राप्त कर अपने अधीन किया गया था, युद्ध में यद्यपि वे परास्त हो गए थे, परंतु विदेशी आधिपत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से पता चलता है कि विदेशी शासन के कितना विरुद्ध था। इसी प्रकार नंद राजा पर आक्रमण करने से पूर्व और उसकी जातियां, निम्न जातियां व दुष्ट प्रकृति का प्रचार करके चंद्रगुप्त ने
जनमत को अपने पक्ष में कर लिया। इस प्रकार पूरी तैयारी करने के बाद चंद्रगुप्त ने यूनानियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ा। इस युद्ध का वर्णन तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुछ यूनानी इतिहास का लेखक के वर्णन इस विषय में मत प्रस्तुत करते हैं। जिस समय सिकंदर भारत में आया था उस समय अश्वकायनों व पुष्कलावती के क्षत्रप थे किकनौर, उनकी हत्या कर दी गई थी। अश्वकायन राज्य के प्रशासन के लिए एक भारतीय भी नियुक्त किया गया था, जिसको यूनानी लेखकों ने सिसिकोटस का मतलब है संभवतया शशिगुप्त। अश्वकायन शशिगुप्त की भी हत्या कर देना चाहते थे, किंतु सिकंदर ने उनकी सहायता के लिए सेना भेजी, जिससे वे अपनी रक्षा करने में सफल हुए। इतिहासकार डॉक्टर मुखर्जी लिखते हैं कि सिकंदर की मृत्यु वास्तव में भारत में यूनानी शासन की मृत्यु थी। सिकंदर के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसका राज्य छिन्न भिन्न अवस्था में आ गया। उसके सेनापतियों में सिकंदर के साम्राज्य के विभाजन को लेकर संघर्ष होने लगा था। यह संघर्ष सेल्यूकस और एंटीगोनस के मध्य हो रहा था। सिकंदर के साम्राज्य का 323 ईसा पूर्व और 321 ईसा पूर्व 2 बार में विभाजन हुआ। अन्य स्थान पर डॉक्टर आर के मुखर्जी ने लिखा है कि यूनानी भारत से अपने आप नहीं गए थे। एक क्रांति के कारण, स्वतंत्रता के उस युद्ध के कारण, जिसकी घोषणा उस युद्ध के नेता के रूप में चंद्रगुप्त ने की थी, उन्हें भारत से हटाने पर विवश होने पड़ा। हम चंद्रगुप्त की विजयों को 2 भागों में अध्ययन करेंगे। ये इसका प्रथम भाग था।